नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं वेल्डर का ट्रेड थ्योरी का जो भी सिलेबस है वो लेकर आई हूँ। तो आज मैं डिफरेंट प्रोसेस टू मेटल जॉइनिंग मेथड, ठीक है, मेटल को जॉइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर आई थिंक लिया है, तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस टू मेटल जॉइनिंग मेथड, ठीक है। मेटल जॉइन करने का क्या क्या प्रोसेस है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो बोल्ट हम लोग जानते हैं क्या है, ये एक फास्टनर्स है, मतलब मैकेनिकल फास्टनर्स है ये, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बारे में आपको फिर दिखाएंगे कि क्या क्या लिखे हैं हम। देखिए, बोल्ट अगर बोलेगा तो ये कैसा फास्टनर्स है, तो बोल्ट हमारा मैकेनिकल फास्टनर्स है, ठीक है। कैसा फास्टनर है, तो बोल्ट मैकेनिकल फास्टनर है, ठीक है, फास्टनर है, ठीक है। तो ये सब मैकेनिकल फास्टनर है। इस बोल्ट का यूज़ क्या करते हैं आप, तो बोल्ट जो है 2 या 2 से अधिक भाग को मजबूत से जोड़ने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट आप ऊपर रख दिए, ठीक है। दोनों को आप बोल्ट की सहायता से क्या करेंगे, नट बोल्ट की सहायता से जोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे बोल्ट लगाए और उसके ऊपर नट जो है वो लगाकर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूछेगा ना कैसा जॉइंट है, तो ये हमारा टेम्पररी जॉइंट होता है। टेम्पररी जॉइंट मतलब कि जब आप बोल्ट लगाते हो तो आप अगर इसको हटाए, ठीक है, बोल्ट को हटाए, तो बोल्ट भी नुकसान नहीं होता और आपका जो मेटल प्लेट है वो भी ख़राब नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये जो है ये हमारा टेम्पररी जॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल्ट क्या है, तो बोल्ट एक थ्रेड वाला बेलनाकार धातु का फास्टनर होता है जिसका उपयोग नट के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक धातु भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य भाग क्या क्या है, तो देखिए एक हेड होता है, एक शैंक होता है, एक थ्रेड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा हेड हो गया, ठीक है, ये हमारा शैंक होता है और ये शैंक हो गया, ये हमारा शैंक होता है, ये हमारा हेड होता है और ये हमारा जो थ्रेडिंग किया हुआ है जिसको चूड़ी बोलते हैं, ये हमारा थ्रेड होता है, मतलब चूड़ी कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेड क्या है, ऊपर का हिस्सा जिससे स्पैनर को कसा जाता है। शैंक क्या हो गया, बीच का चिकना भाग, और थ्रेड जो होता है निचला घुमावदार भाग होता है, वही होता है, ठीक है। तो बोल्ट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मशीन असेंबली में, मतलब कोई भी मशीन को जॉइंट करने में, इंजन के पार्ट्स को जॉइन करने में, स्ट्रक्चर जॉइंट में, जहाँ बार बार खोलना जोड़ना हो वहाँ पे हम लोग बोल्ट का उपयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये बोल्ट है हमारा, ये सब देख सकते हैं, ये ग्रिड लेंथ, थ्रेड लेंथ, मतलब इसी को शैंक बोल रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर हम लोग का टोटल लेंथ या फिर नॉमिनल लेंथ कहलाएगा। ये हमारा क्या होता है, हेड होता है, इस वाले पार्ट को शैंक कहते हैं। इसको रन आउट, ये वाला जो पार्ट होता है ये रन आउट होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको, ये जो पूरा पार्ट हो गया ये थ्रेड होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक थ्रेड एंगल होता है, मतलब चूड़ी, थ्रेड मतलब चूड़ी होता है, ठीक है, याद रखना, थ्रेड मतलब क्या होता है, चूड़ी होता है, ओके। तो ये हमारा बोल्ट हो गया। अब देखिए नट क्या होता है, तो नट क्या हुआ, बोल्ट के अंदर जो आप कसोगे कोई भी सामान को, कोई भी अगर मेटल को, अगर 2 मेटल है, इसके ऊपर आपने बोल्ट लगाया, इसके ऊपर बोल्ट लगाया, तो इसको कसने के लिए नट का जरूरत होगा। तो नट एक अंदर से थ्रेड वाला धातु का फास्टनर होता है जो बोल्ट के थ्रेड पर चढ़ाकर कसने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या हुआ, बोल्ट को कस कर पकड़ना, जोड़ को मजबूत बनाना और कंपन से ढीला होने से बचाता है ना नट। देखिए ये हमारा नट हो जाता है, ठीक है। अगर बोल्ट का प्रकार पूछेगा तो बोल्ट का प्रकार में हम लोगों का, मतलब ये बोल्ट का प्रकार बहुत सारा होता है, लेकिन वेल्डर में जो जो टाइप्स पढ़ना ना उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, इसमें पहला क्या है आपका, सामान्य बोल्ट जॉइंट, मतलब 2 प्लेटों को साधारण नट बोल्ट के द्वारा अगर जोड़ दिए हैं तो उसको सामान्य बोल्ट जॉइंट कहते हैं, जो आप नॉर्मल देखते हो, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सामान्य मशीन कार्य में, हल्के स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। ये ना एक छिद्र होता है, मतलब क्लियरेंस होल का जब बात करेगा ना, तो क्लियरेंस होल क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा छेद होता है जिसका डायमीटर जो बनाएंगे ना, डायमीटर जो बोल्ट का डायमीटर होगा ना, जैसे बोल्ट है, बोल्ट यहाँ पे है, और क्लियरेंस का होगा ना, तो जो क्लियरेंस का जो डायमीटर होता है वो बोल्ट के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें बोल्ट जो है वो आसानी से अंदर जा सके, ठीक है। मतलब अगर इसी के जैसा यहाँ पे बोल्ट लगे और यहीं पे आपका क्लियरेंस इतना ही बड़ा क्लियरेंस रखे तो अंदर जाने में दिक्कत होगा ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखेगा। मतलब कि क्या बोलेंगे कि बोल्ट जो है वो आराम से इसमें घुस जाए, फंसे नहीं, इसी को ही हम लोग क्लियरेंस होल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्लियरेंस
होल कहते हैं, हिंदी में ये क्लियरेंस होल इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि ध्यान रखना है कि जब दो प्लेट को, ठीक है, जब दो प्लेटों में थोड़ा बड़ा छेद करके उसमें बोल्ट डाला जाता है तो उसी को हम लोग क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बोल्ट जो है वो फ्री होके अंदर चला जाएगा। कसने का काम कौन करेगा, तो नट लगा के इसको कस देंगे और प्लेट जो है, जो भी प्लेट होता है वो आपस में कौन से फोर्स से जुड़ेगी, तो इसमें जो प्लेट जुड़ती है वो क्लैंपिंग फोर्स से जुड़ती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे अगर बोल्ट का साइज़ हमारा कितना है, अगर बोल्ट का साइज़ हमारा M10 है, M10 मतलब 10 mm है ना, ऐसे लिखते हैं ना बोल्ट, जब आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तब जो क्लियरेंस होल होगा वो कितना लोगे, तो वो आपका 10.5 mm लेंगे या फिर 11 mm हम लोग लेंगे। मतलब जो क्लियरेंस होल होगा ये बोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर हमारा बोल्ट का साइज M6, अगर बोल्ट का साइज M6 है तो जो क्लियरेंस होल होगा वो कितना लेंगे, 6.5 लेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह बोल्ट का साइज अगर M8 बोलेगा तो 8.5 mm लेंगे। ठीक है, 8.5 पॉइंट है ना। ठीक है, M10 है, 10 में अगर 10.5 बोलेगा या फिर 11 mm लेंगे। ठीक है, इसी तरह M12 होगा तो 13, M16 होगा तो 17, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो होल का व्यास बोल्ट से थोड़ा बड़ा रखा जाता है, इसी को क्लियरेंस होल कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग सामान्य असेंबली में, जहाँ सटीक फिट जरूरी नहीं है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वेल्डर ट्रेड होता है, जैसे स्ट्रक्चरल फिटिंग होता है उसमें यूज़ करेंगे, टेम्पररी जॉइंट में यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रेम और आप प्लेट को जोड़ रहे हैं वहाँ पर आप यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियरेंस होल का ध्यान रखना है। एक ना हमारा क्लियरेंस होल होता है जो अभी हम लोग देखें कि बड़ा लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और एक ना इंटरफेरेंस होता है। एक क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, देखिए FER इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस, इसमें जो देखिए हम लोग क्लियरेंस में क्या लिखे थे, इसमें छेदा हम लोग जो लिए थे ये क्या था, थोड़ा बड़ा था ना, और इसमें जो छेद होगा वो हमारा छोटा होता है। इंटरफेरेंस होल अगर पूछेगा, इंटरफेरेंस होल पूछेगा, इंटरफेरेंस होल पूछेगा तो इसमें जो छेद होगा ये छोटा होगा। ठीक है, इसमें क्या देखें कि बोल्ट जो है वो इजीली हमारा अंदर घुस जा रहा था, आसानी से अंदर क्लियरेंस होल में घुस जा रहा था। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगा ना, बोल्ट जो होता है ना उसको ठोकेंगे हम लोग। ठीक है, ठोक कर हम लोग अंदर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें छेद छोटा है तो उसमें ठोक कर करना पड़ता है। इसमें देखिए ये तो आपका बोल्ट जो है वो हमारा मतलब होल आपका बड़ा रहता है, तो इससे क्या होता है, इसको आप आराम से बोल्ट को निकाल सकते हो, फिर से डाल सकते हो। लेकिन इसको ठोक के कर रहे हैं ना, इंटरफेरेंस में ठोक के कर रहे हैं, तो ये परमानेंट फिट होता है। ठीक है, ये कैसा फिट होता है, ये हमारा परमानेंट फिट होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस का बात बोलेगा तो परमानेंट होता है, परमानेंट फिट होता है। या फिर आप बोलोगे कि इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्लियरेंस होल को निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, दो होल के बारे में याद रखना है, इंटरफेरेंस होल और एक तो क्लियरेंस होल के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आप। देखिए ये ना आपका आईटीआई में ये पूछ सकता है ये कौन सा होल है। ठीक है, तो क्लियरेंस छिद्र के साथ ये बोल्ट लगाया गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बड़ा रखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर बोल्ट है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा होल बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब आता है बॉडी फिट बोल्ट। नेक्स्ट है हमारा बॉडी फिट बोल्ट ना। देखिए बॉडी फिट मतलब फिट होना चाहिए, तो याद रखना है कि इसका जो सैंक का जो डायमीटर होता है वो और जो होल का डायमीटर होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, वो लगभग क्या बोलेंगे कि वो लगभग हमारा बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा बॉडी फिट बोल्ट वह बोल्ट होता है जिसमें बोल्ट का शैंक मतलब बॉडी और होल का व्यास लगभग बराबर होता है। ठीक है, जिससे बोल्ट कसकर फिट हो जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना है या तो बराबर हो जाता है या फिर होल थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में देखिए कि छोटा हो रहा था, लेकिन इसमें जो होता है थोड़ा सा होल जो होता है वो छोटा, उसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा होता है। इसको बोल्ट को जो होता है हल्का सा उसको चोट लगाएंगे
तब फिर ये मतलब फिट होता है। मतलब इसमें बोल्ट बॉडी फिट है, या तो बराबर होगा या फिर थोड़ा सा छोटा होगा, याद रखना है ना। मतलब जब हम क्या बोल सकते हैं कि बोल्ट जो हो गया वो ढीला ना होकर कस कर अगर फिट हो गया, ठीक है, कैसे हो गया, कस कर अगर फिट हो जाए तो उसको हम लोग बॉडी फिट बोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना कैसे, जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, अगर बोल्ट का साइज M12 है, M12 मतलब क्या, 12 mm, 12 mm बोल्ट का साइज है। किसका साइज है, बोल्ट का साइज है, ठीक है। और अगर होल का साइज बोलेगा, बोल्ट का साइज 12 और होल का साइज बोलेगा तो 11.9 mm या फिर 12 mm, ठीक है। थोड़ा सा छोटा या फिर उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। मतलब बराबर या थोड़ा सा छोटा, उसी को हम लोग बॉडी फिट बोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे इसका बनावट में हेड कसने के लिए यूज़ करते हैं, जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, यही ना हेड वाला पोर्शन होता है, ये शैंक होता है और यहाँ से थ्रेडिंग जो किया हुआ रहता है, ठीक है, ये शैंक होता है, ये हमारा शैंक होता है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा थ्रेडिंग होता है, ये हमारा हेड होता है। तो हेड कसने के लिए शैंक हो जाएगा, होल में टाइट फिट होता है, थ्रेड नट लगाने के लिए होल का साइज बोल्ट शैंक का साइज के बराबर होता है या इक्वल होता है ना। इसका हम लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो याद रखना हैवी मशीन वाले में करेंगे यूज़, या फिर जहाँ ब्रिज स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रिज मतलब पुल वुल बनाने वाला जहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग बॉडी फिट बोल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक। देखिए ये बॉडी फिट एकदम एकदम ये एकदम फिट है, ठीक है, एकदम फिट है, ठीक है। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा कि जब बॉडी फिट होल को बॉडी फिट बोल्ट को होल में डाला जाता है तो वह टाइट फिट हो जाता है, ठीक है, डालेंगे तो टाइट फिट हो जाता है। इससे प्लेटों के बीच में जो स्लिप होता है वो नहीं होगा, ठीक है, प्लेट के बीच में क्योंकि टाइटली फिट हो जाता है तो स्लिपिंग नहीं होगा, इसमें वाइब्रेशन कम हो जाता है, झटका जो शॉक होता है वो सुरक्षित रूप से सहन हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, बॉडी फिट बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे सटीक पोजीशन चाहिए, एक्यूरेट अलाइनमेंट जहाँ चाहिए वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी फिट का। अधिक कंपन और झटका जहाँ होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि गियर बॉक्स असेंबली में, कपलिंग में, मशीन फ्रेम में, टरबाइन में, भारी टूल मशीन टूल्स होता वो सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंटी फैटिग बोल्ट। फैटिग, फैटिग मतलब क्या होता है, फैटिग मतलब होता है थकान, फैटिग मतलब क्या होता है, थकान, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे बार बार झटका, जहाँ पे बोल्ट लगा मशीन में लगा हुआ लेकिन बार बार वो झटका महसूस कर रहा है, बार बार वो कंपन जो है वो महसूस कर रहा है, ठीक है, ये समय, या फिर जहाँ तुरंत तुरंत बोल्ट जो है, जहाँ जहाँ लोड जो है वो तुरंत तुरंत बदल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो सहन कर सकता है बोल्ट, उसी को एंटी फैटिग बोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्या है, एंटी फैटिग बोल्ट वह बोल्ट होता है जो लगातार बदलते हुए लोड मतलब डायनेमिक लोड को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसे अंतिम सेटिंग बोल्ट, अंतिम बोलेंगे या फिर एंटी फैटिग बोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे बहुत सटीक टॉर्क से अंतिम बार कसकर सेट किया जाता है। फैटिग क्या होता है, जब किसी धातु पर बार बार ऊपर नीचे बदलता हुआ भार डाला जाता है ना, जल्दी जल्दी डाला जा रहा है ऊपर नीचे, या बदलता हुआ भार अगर डाल रहा है तो धातु जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, इसे ही हम लोग फैटिग कहते हैं। कार्य सिद्धांत में इसका क्या क्या हो जाएगा, तो कार्य सिद्धांत में एंटी फैटिग बोल्ट को विशेष हीट ट्रीटमेंट या उच्च ग्रेड स्टील सटीक डिज़ाइन से बनाया जाता है, ताकि जो भी कंपन हो, जो भी झटका अगर महसूस हो रहा है, बदलता हुआ अगर भार है, लोड है, तो उसको लंबे समय तक वो सहन करके रख सकता है। उसी को हम लोग एंटी फैटिग बोल्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब वेल्डर ट्रेड में इसको क्यों यूज़ करें। तो देखिए वेल्डर ट्रेड में जो मशीन होता है वो कंपन करने से ढीला हो जाता है ना, तो ढीला ना हो इसके लिए हम लोग एंटीफैटिक बोल्ट यूज़ करते हैं। उसको लंबी लाइफ मिले इसलिए कर सकते हैं, सुरक्षा बनी रहे इसलिए कर सकते हैं, या बार बार रिप्लेसमेंट ना करना पड़े वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीफैटिक बोल्ट हुआ। देखिए ये अगर बोलेगा तो एंटीफैटिक बोल्ट, अगर ऐसा आ गया आपके एग्जाम में मतलब ये एंटीफैटिक बोल्ट है, ठीक है। फिर देखिए बॉडी फिट में और एंटीफैटिक में क्या अंतर है। तो बॉडी फिट मतलब एकदम सटीक फिटिंग होगा, और एंटीफैटिक मतलब हो जाएगा कि बदलते लोड को सह रहा है, ये ना एंटीफैटिक बदलते लोड को सह रहा है, इसका लोड जो है वो एकदम स्थिर रहेगा, ठीक है। बॉडी फिट बोल्ट में लोड स्थिर रहेगा और एंटीफैटिक में इसका लोड जो होगा वो डायनामिक मतलब वो चेंज हो रहा है ना, तो डायनामिक हो रहा है, इसमें कंपन जो होगा बॉडी फिट में कम होगा, लेकिन एंटीफैटिक में अगर कंपन होगा तो ये हमारा पूरी तरीके से ये बोल्ट सहन कर सकता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग मशीन
मशीन असेंबली में इसका उपयोग इंजन के पार्ट में करेंगे। इसका फिटिंग बहुत टाइट होता है, बॉडी फिट मतलब टाइट है, और ये बहुत सटीक टॉर्क से इसका फिटिंग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। देखिए ये बोल्ट का आपका इतना ही टाइप पढ़ना था। ठीक है, तो आप लोग देखिए फीटर अगर रहता ना आपका, तो फीटर में आप लोग पढ़ते हैं हेक्सागोनल बोल्ट, ये सब जो है वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोल्ट पढ़ते, राउंड हेड बोल्ट पढ़ते, टी हेड बोल्ट पढ़ते, काउंटर सैंक हेड बोल्ट पढ़ते, लेकिन इसमें में हम लोग जो भी पढ़े हैं ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना, वो सब भी मतलब पढ़ना है, बट ये जो है आपका वेल्डर ट्रेड में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए एंटी फैटिग में देखे थे। हाँ, मतलब एंटीफैटिक को और भी अब क्या बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे बार बार लगने वाला लोड हो, कंपन से टूटने से बचाया जा सके, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एंटीफैटिक का ना। चलिए कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टड। मतलब स्टड क्या होता है ना, इसके दोनों सिरों पे थ्रेड होता है, जैसे कि ये हमारा स्टड कहलाता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि स्टड जो है ऐसा फास्टनर होता है जिसके दोनों सिरों पर थ्रेड बना होता है, लेकिन बीच का भाग जो होता है वो प्लेन होता है, मतलब बिना थ्रेडेड होता है। ठीक है, याद रखना, उसी को हम लोग स्टड कहते हैं। ठीक है, मतलब या इसका उपयोग हम लोग ना क्यों करेंगे, तो देखिए बोल्ट जो होता है वो घूम जाता है ना, उसमें बोल्ट लगा रहे हैं, लेकिन मशीन अगर वाइब्रेट करे तो घूम जाता है, लेकिन यहाँ पे होता है जहाँ बोल्ट घुमाना अगर संभव ना हो, वहाँ पे हम लोग स्टड का यूज़ करते हैं। या फिर जहाँ पे बार बार खोलना हो, बार बार बंद करना हो, भारी लोड हो, वहाँ पे हम लोग स्टड का उपयोग करते हैं। इंजन सिलेंडर में यूज़ करेंगे, गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं, फ्लैट जॉइंट होता है उसमें यूज़ करते हैं, फ्लैंज जॉइंट में ना। तो देखिए यहाँ पे है जहाँ बार बार खोलना हो, चाहे इंजन ब्लॉक हो गया है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्लॉक करना है वहाँ पे, सिलेंडर हेड जहाँ पे होता है वहाँ पे, भारी मशीन असेंबली में यूज़ करते हैं। इसका लाभ क्या होगा, कंपन बहुत कम होगा, मजबूती बहुत ज़्यादा स्टड का होता है, बार बार खोलने से होल जो है वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिएगा ना, अब बोल्ट है, बोल्ट के बारे में उसको आगे डालना चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ पे हम डाल दिए हैं। देखिए बोल्ट का वर्गीकरण अगर पूछता है तो देखिए बोल्ट ना इस टाइप से हम लोग डिसाइड, तो यहाँ पे ना BIS का मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है M10/60 -4 पॉइंट, मतलब माइनस नहीं है, 4.8 से IS है 1363 के अनुसार हम लोग बोल्ट का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ना हम लोग जो भी वर्गीकरण करते हैं वो बहुत सारे बेसिस, बहुत सारे आकार पे करेंगे, मतलब बहुत सारे पैमाना पे, जैसे कि इसके आकार के आधार पे, इसका ग्रेड क्या है ग्रेड के आधार पे, इसका थ्रेड कैसे काटते हैं, थ्रेड मतलब चूड़ी, उसके आधार पे उसका क्या क्या उपयोग है, ये सब के आकार पे करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। इसमें जो IS 1363 है, ये ना मतलब ये हेक्सागोनल अगर हेड बोल्ट है ना तो 1363 या फिर 1364 जो है वो यूज़ करते हैं, अगर हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है तब। ठीक है, यदि राउंड रहेगा, राउंड शेप का रहेगा तो 4190 IS यूज़ करेंगे ना, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ना अगर थ्रेड के अनुसार बात करते हैं, तो थ्रेड के अनुसार जो है वो अगर कोर्स थ्रेड रहा तो M10/1.5 होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ M10 क्या हुआ ना, अगर कोर्स थ्रेड रहेगा तो M10/1.5 लेंगे, या फिर अगर फाइन थ्रेड रहेगा तो M10/1.25 लेते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और फिर अगर ये सब जो है ना, ये जो 4.8 दिया है ये स्ट्रेंथ के आधार पे, मतलब ग्रेड या स्ट्रेंथ के आधार पे ये 4.8 का होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, अगर ये 4.8 है मतलब उसका ग्रेड जो होगा 4.8 बोल्ट का होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ कितना है वो 4.8 बताएगा। ठीक, देखिए ग्रेड है ना 4.8, एम क्या हुआ, मीट्रिक थ्रेड ये है, ये बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये तो है मीट्रिक थ्रेड को बताता है ये। ठीक है, और फिर इंटू 10 है, 10 का मतलब हो गया हमारा MM में इसका डायमीटर है, 60 जो है वो लंबाई बता रहा है कि पूरे का उसका जो लंबाई है, जैसे ये हमारा, जैसे ये बोल्ट हुआ, ये कहाँ गया बोल्ट, जैसे ये पूरा बोल्ट हुआ तो ये लंबाई बताया। ठीक है, ये हमारा लंबाई जो है वो बता रहा है ना, ये लंबाई 16 mm का हो जाएगा, 4.8 का ग्रेड का है तो वो बताया। और IS 1363 भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू ये हेक्सागोनल बोल्ट को बताता है। ठीक है, 63 और 64 हेक्सागोनल को बताता है। अब आता है हमारा, जैसे बोल्ट का पूरा टॉपिक हम खत्म कर दिए हैं, अब नेक्स्ट है हमारा रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं।
तो इसमें ना पहले रिवेट जॉइंट से जाने से पहले आप रिवेट के बारे में जानिए कि रिवेट होता क्या है। तो याद रखना है कि रिवेट जो होता है ना वो एक हमारा अर्ध अस्थाई फास्टनर्स होते हैं। ठीक है, अर्ध अस्थाई फास्टनर मतलब अर्ध अस्थाई का मतलब क्या हो गया ना कि जैसे हमारा अभी बोल्ट के बारे में देखे थे कि क्या था, वो टेम्पररी था ना, मतलब वो अस्थाई था। अस्थाई मतलब अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ना आपका जैसे कोई प्लेट को आप जोड़ रहे हो, ठीक है, बोल्ट की सहायता से, तो ना आपका ये प्लेट ख़राब होता है और ना ही बोल्ट ख़राब होता है, तो वो अस्थाई हुआ। लेकिन जो आप रिवेट लगाएंगे, जैसे आप तवा यूज़ करते हो घर पे, रोटी बनाने वाला जो तवा है उसमें आप यूज़ करते हो रिवेट यहाँ पे, तो ये रिवेट जो है वो अगर सपोज़ कीजिए आपका ये तवा जो है इसका हैंडल हिल रहा है, तो हिल रहा है तो ये रिवेट जो है वो उसको निकालना पड़ेगा ना, तो ये रिवेट ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये तवा को कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसका रिवेट ख़राब हो गया लेकिन इसका तवा को कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध अस्थाई बोलते हैं। ठीक है, ये अर्ध अस्थाई होता है, लेकिन कभी कभी उसमें अस्थाई दिया हुआ रहता है, बट अस्थाई दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो या दो से अधिक प्लेट को रिवेट की सहायता से अस्थाई रूप से जोड़ना रिवेटेड जॉइंट कहलाता है। लेकिन अगर इसके ऑप्शन में अगर आप डालेंगे तो उसमें अगर ऑप्शन में अर्ध अस्थाई जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम लोग अस्थाई में, रिवेट पूछेगा कैसा जॉइंट है तो अर्ध अस्थाई, अगर ये नहीं है तब फिर हम लोग अस्थाई की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ये रिवेट क्या चीज़ से बना होता है? तो माइल्ड स्टील, पहले आप देखिए रिवेट किसको कहते हैं। देखिए ये इस टाइप से आप रिवेट देखे होंगे, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है, कॉपर का बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम होता है, इसका बना हुआ रहता है। ठीक है, इसी में ना देखिए ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हेड होता है और ये जो पूरा पार्ट होता है ना इसको बॉडी बोलते हैं या फिर हम लोग इसको सैंक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रिवेट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं रिवेट जॉइंट के बारे में। दो या दो से अधिक प्लेट को रिवेट की सहायता से अस्थायी रूप से जोड़ना ही रिवेटेड जॉइंट कहलाता है। ठीक है, अस्थायी रूप से ही जोड़ना रिवेटेड जॉइंट कहलाता है, मतलब बोल सकते हैं कि रिवेट की सहायता से ही हम लोग दो प्लेट को जोड़ सकते हैं, उसको रिवेट जॉइंट कहें। ठीक है, और अगर इसे खोलना है तो रिवेट को हम लोग को तोड़ना पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, अगर रिवेट जॉइंट का प्रकार पूछेगा तो कौन कौन सा प्रकार होता है, तो इसका प्रकार में हम लोगों का एक बट जॉइंट होता है, एक पहले लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट, और दूसरा जो होता है वो हमारा बट जॉइंट होता है। ठीक है, बट जॉइंट। लेकिन अगर रिवेट का टाइप पूछेगा तो रिवेट के टाइप में क्या क्या आ रहा था, जैसे स्नैप हेड आता है, जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए स्नैप हेड, काउंटर सैंक, ओवल काउंटर सैंक, मशरूम हेड, पेन हेड, फ्लैट हेड, ये सब रिवेट हुआ, रिवेट का टाइप। लेकिन अगर रिवेटेड जॉइंट का टाइप पूछेगा तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता है। ठीक है, इसका उपयोग कब करेंगे हम लोग, तो जहाँ पे वेल्डिंग संभव ना हो। ठीक है, जहाँ पे वेल्डिंग करना संभव नहीं हो वहाँ रिवेटेड जॉइंट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे अधिक ताप से धातु खराब हो सकती है वहाँ पे जॉइंट लगाते हैं। जहाज़ में, बॉयलर में, ब्रिज में, आप देखिएगा पुल वगैरह में नहीं, छोटा 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 जो भी बना हुआ नट बोल्ट टाइप से रहेगा, वो नट बोल्ट नहीं रहता, वो रिवेट रहता है। ठीक है, ब्रिज में याद रखना, वो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, पुल में। तो देख लीजिए यहाँ पे रिवेट जॉइंट का प्रकार में पहला स्नैप हेड, देखिए ये हमारा हुआ स्नैप हेड। ठीक है, दूसरा है हमारा काउंटर संक, देखिए काउंटर संक ये ऐसे करके बना हुआ रहता है। ठीक, इसका सिर्फ आप हेड पहचानेगा, हेड से ही हम लोग रिवेट का टाइप्स को मतलब अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। देखिए काउंटर संक में ये एकदम यहाँ फ्लैट है ऊपर, ठीक है, लेकिन ओवल में बात करेगा तो ये ओवल टाइप से है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ। फिर यहाँ मशरूम में देखिएगा, मशरूम का छत्ता होता है ना, उस टाइप से यहाँ मशरूम हेड हो गया। पेन हेड में ये पेन टाइप से हो जाता है। ठीक है, पेन टाइप से। और फिर फ्लैट हेड में ये फ्लैट टाइप से हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा हेड हुआ। तो देख लीजिए स्नैप हेड सबसे अधिक उपयोग हम लोग स्नैप हेड का यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा मतलब मजबूत जॉइंट देता है। काउंटर संक रिवेट का बात करेगा जहाँ पे समतल हम लोग को जगह चाहिए, जैसे आप रोड वगैरह में चल रहे हैं, ब्रिज में आप चल रहे हैं, तो ब्रिज में आपको क्या, आपके पैर के नीचे अगर रिवेट आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए वहाँ पे समतल जगह चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग काउंटर संक का यूज़ कर सकते हैं। ओवल में हम लोग सजावटी और हल्का कार्य के लिए, मतलब सुंदर दिखने के लिए वहाँ पे ओवल काउंटर संक का यूज़ करेंगे। मशरूम अगर भारी हेड है तो वहाँ पे भारी कार्य है तो वहाँ पे मशरूम का यूज़ करेंगे। शीट मेटल जहाँ पे दो शीट जो होता है पतला पतला शीट को जोड़ने के लिए हम लोग पेन हेड का यूज़ करेंगे। फ्लैट हेड जहाँ पतला पतला प्लेट है वहाँ पे हम लोग फ्लैट हेड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा। इसमें और भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट है हमारा रिवेट की सामग्री, मतलब क्या क्या हम लोग सामग्री यूज़ करेंगे। तो माइल्ड स्टील, कॉपर,
एल्युमिनियम, ब्रास, ये सब से हम लोग रिवेट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब आता है रिवेट जॉइंट के प्रकार। तो रिवेट जॉइंट के प्रकार में अभी मैंने बताया था कि दो होता है, एक लैप जॉइंट होता है, एक बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, ठीक है। और बट जॉइंट में जैसे ओवरलैप, जैसे यहाँ पे है एक प्लेट लगा और यहाँ पे दूसरा प्लेट लगा, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा लैप जॉइंट हुआ, ठीक है। अब बट जॉइंट में जो होता है प्लेट जो है वो सामने सामने लगाएंगे, ठीक है, ये सामने सामने लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेट आमने सामने होता है बट जॉइंट में, और स्ट्रेप प्लेट से जोड़ा जाता है, भारी कार्य के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे स्ट्रैप प्लेट का मतलब क्या होता है कि कवर प्लेट, मतलब याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक प्लेट को, मतलब दो प्लेट को आमने सामने हम लोग एज टू एज रखे हैं और इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी है, ठीक है। यही कवर प्लेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रैप बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रैप इसी को बोलते हैं। तो ये हम लोग उसको कवर प्लेट लगा दिए हैं और इसको रिवेट की सहायता से अगर जोड़ रहे हैं तो इसको बट जॉइंट कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ना हम लोगों का जो लैप जॉइंट होता है ना, लैप जॉइंट में बहुत सारा टाइप्स होता है। एक हम लोग का सिंगल रिवेटेड पढ़ेंगे, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट, एक हम लोग चेन रिवेटिंग पढ़ेंगे, एक हम लोग जिग जैग जो होता है वो पढ़ेंगे, जिग जैग रिवेटिंग। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा फिगर है, ये लैप जॉइंट का है, ये बट जॉइंट का है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो देखिए इसमें दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, ओवरलैप किया गया है और इसको फिर रिवेट से जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इसको हम लोग लैप जॉइंट करेंगे, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है ना, बहुत ईजिली वे में इसको डाल दिए और एकदम सरल तरीके से होता है, ठीक है। इसमें ना याद रखना एक ही तरफ से ये रिवेटिंग किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर बट जॉइंट का बात करेगा तो देखिए ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेट जो है वो आमने सामने रखे हैं और एक कवर प्लेट रखे हम लोग ऐसे, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको रिवेट किया है, तो इसको हम लोग बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंगल, ये भी हमारा सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, मतलब सिंगल तरीके से कर रहे हैं, है ना। फिर हमारा और डबल स्ट्रैप, देखिए सिंगल रिवेटेड मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक जो कवर प्लेट है ना वो लगाए हैं, ठीक है। याद रखना है दो जो प्लेट है उसके ऊपर या नीचे केवल एक कवर प्लेट लगाए हैं, उसको सिंगल रिवेटेड कहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दो प्लेट है उसके ऊपर नीचे दोनों में लगा दिए हैं तो इसको हम लोग डबल रिवेटेड मतलब बट जॉइंट कहे हैं, ठीक है। इसको बनाना हमारा आसान है, कम खर्च है, इसका मजबूती कम होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैप तो देख ही रहे हैं कि दो प्लेट लगा रहे हैं, तो दो प्लेट ऊपर नीचे दोनों लगा रहे हैं और रिवेट को ना एक पंक्ति में यहाँ पे ऐसे जो भी होगा उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा ये मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल प्लेट का यूज़ किया गया है। इसका उपयोग हम लोग डबल रिवेटेड का उपयोग हम लोग बॉयलर में करते हैं, बॉयलर होता है उसमें करते हैं, प्रेशर वेसल होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, एक हमारा चेन रिवेटेड जॉइंट आता है, एक तो जिग जैग रिवेटेड जॉइंट आता है। इसमें जब दो पंक्ति, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि चेन रिवेटेड जॉइंट किसको कहते हैं, कि ये जो दोनों पंक्ति है, दो पंक्तियों का रिवेट जो है एक ही सीधा में आमने सामने लगे लगाए हैं, उसको हम लोग चेन रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। याद रखना है रिवेट एकदम सीधी लाइन में, देखिए यहाँ सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन है, आमने सामने है, ठीक है, ये रखना है। और इसका जो पंक्ति का बीच का दूरी जो होता है ना वो सबको देखिए सेम सबका होता है, ठीक है। तो इसका जो फायदा क्या होता है कि इसका निर्माण बहुत सरल होता है, कम समय में तुरंत तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान होता है ना कि ये ना प्लेट जो होता है ना वो फटने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है, मतलब ये संभावना इस पर ज़्यादा होती है, हल्के मशीन स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिगजैग रिवेटेड जॉइंट का बात करेगा तो याद रखना है कि जब मतलब ऐसे बोलेंगे जिगजैग मतलब जब दूसरी पंक्ति का रिवेट, ठीक है, वो पहली पंक्ति में तिरछे हो, जैसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखिए तिरछा सब है ना, तिरछा है दैट मीन्स कि जिगजैग रिवेट है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें तिरछे में लगे होते हैं, इसमें डायगोनल पिच होता है, ये याद रखना है। तो इसका क्या होता है ना कि अधिक ये मजबूत होते हैं, जो जिगजैग होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं, प्लेट फटने की संभावना कम होती है, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन इसका नुकसान आता है ना कि इसमें जो मार्किंग करना होता है बहुत कठिन होता है, कि मार्किंग मतलब कहाँ करे, यहाँ करे कि यहाँ करे, ये सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिवेटेड जॉइंट, ठीक। तो देख लीजिए इसमें 5 प्रकार का रिवेटेड जॉइंट दिखाया गया है। एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, सिंगल रिवेटेड यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो बुक्स में दिया हुआ था ना,
एक है हमारा सिंगल रिवेटेड जॉइंट, देखिए सिंगल लाइन में है, डबल रिवेटेड जॉइंट डबल लाइन में है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट की बात करें, लैप जॉइंट है एक दूसरे के लैप, मतलब ओवरलैप क्या हुआ, देखिए दोनों जो है प्लेट वो एक दूसरे के ओवरलैप में है, डबल में ऐसा 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 है तो डबल, सिंगल है तो सिंगल, और अगर लैप में ही जिगजैग तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके, ठीक है। फिर बट जॉइंट में देखिएगा सिंगल स्ट्रैप मतलब एक ऊपर से एक ही कवर प्लेट डाला गया, देखिए यहाँ पे ऊपर से एक ही कवर प्लेट डाला गया, उसको सिंगल स्ट्रैप बोलेंगे, और डबल स्ट्रैप मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी कवर प्लेट डाला गया ना। देखिए यहाँ पे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, दो प्लेट एक दूसरे के ओवरलैप होती है, एक ही लाइन में रिवेट होता है, बनाना आसान, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, दोनों पंक्तियों में रिवेट एक दूसरे के ठीक सामने होती है, मजबूत सिंगल से अधिक होती है और मध्यम भार वाले होते हैं ना, जैसे ये वाला में, ठीक है, डबल रिवेटेड है ना। तीसरा है हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, मतलब जिगजैग मतलब तिरछे कर्व में हो रहे हैं, दो लाइन में रिवेट डाल रहे हैं, सबसे मजबूत लैप जॉइंट जो होता है वो डबल रिवेटेड जिगजैग होता है, ठीक है, और प्लेट फटने की संभावना इसमें कम होती है, ये हुआ हमारा जिगजैग है ना। फिर है बट जॉइंट में सिंगल स्ट्रैप आएगा, मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने होगी लेकिन कवर प्लेट जो होगा एक ही डालेंगे, ठीक, वो हमारा हुआ सिंगल स्ट्रैप। फिर हमारा डबल स्ट्रैप में भी यही हो जाएगा कि दो ठो इसमें है लेकिन दो ठो कवर प्लेट जो है ऐसे ऐसे डालकर इसमें रिवेटिंग करेंगे ना, ऊपर नीचे दो कवर प्लेट होते हैं, डबल स्ट्रैप कहते हैं इसको। फिर हमारा देखिए अब फिगर के अकॉर्डिंग हमारा देखते हैं रिवेट जो होता है वो एक गोल सिर वाले रिवेट जो होता है उसका इंटरफेरेंस के साथ क्या क्या होता है ये सब देखना है, तो देखेंगे। स्नैप हेड का बात किया है, स्नैप हेड रिवेट जॉइंट का क्रॉस सेक्शन व्यू को दिखाया गया, देखिए ये जो है स्नैप हेड के बारे में बताया गया, ठीक है, इसी के बारे में अभी हम लोगों को बढ़िया से पढ़ना है। तो देखिएगा इसी में ना हम लोग यहाँ पे रिवेट से गोल हेड बनाया गया है, देखिए यहाँ पे रिवेट से हमारा गोल हेड जो है वो बनाया गया है, और इंटरफेरेंस को दिखाया गया है। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया ना, जब रिवेट का जो डायामीटर होता है, डायामीटर मतलब व्यास जो होता है वो होल के व्यास से थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, होल के व्यास से इसका जो डायामीटर होता है वो थोड़ा बड़ा हो। अगर आपका रिवेट का डायामीटर बड़ा होगा, होल आपका इतना बड़ा है और आपका रिवेट का डायामीटर जो है थोड़ा सा बड़ा है, तब इसको आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती फिट करोगे ना, तो उसी को ज़बरदस्ती से अगर फिट करोगे उसी को हम लोग इंटरफेरेंस फिट कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस फिट जो है वो कहेंगे, ठीक है। मतलब याद रखना है कि रिवेट जो हो गया वो और जो होल हो गया उसके बीच में हमारा टाइट फिटिंग होता है, उसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ देख लीजिएगा इसमें हमारा क्या क्या है, देखिए फिगर 8 में इस फिगर की बात करना, इस फिगर में ये हमारा डी होता है, रिवेट का व्यास होता है, डी बोलेगा तो रिवेट का व्यास हो गया, देखिए यहाँ पे रिवेट है ना, ये रिवेट का हमारा डायमीटर व्यास हो जाता है, टी बोलेगा तो इसका थिकनेस हो जाता है रिवेट का, एक्स बोलेगा तो देखिए ये एक्स्ट्रा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ही फिट हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक्स्ट्रा लेंथ हुआ, ठीक है, और एल जो हो गया वो टोटल हमारा लेंथ हो जाएगा। देखिए डी क्या हुआ, डी हमारा रिवेट का व्यास हुआ, देखिए रिवेट का व्यास हुआ हमारा डी, ठीक है, छोटा वाला, टी टोटल थिकनेस हुआ, दोनों प्लेटों की कुल मोटाई, देखिए टी हुआ ना, दोनों प्लेटों की कुल मोटाई हमारा टी होता है, ठीक है। एक्स क्या हुआ हमारा, एक्स्ट्रा लेंथ हुआ, हेड बनाने के लिए जो अतिरिक्त लंबाई होती है, देखिए ये अतिरिक्त लंबाई हुई ना, इसी को हेड बोलते हैं, ठीक है। एल क्या हुआ, रिवेट लेंथ हुआ, मतलब रिवेट की कुल लंबाई, एल देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रिवेट की कुल लंबाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब देखिए इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, रिवेट का व्यास जो है वो होल के व्यास से थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, थोड़ा सा अगर रिवेट का व्यास बड़ा रखेंगे तो उसी को हम लोग इंटरफेरेंस फिट कहते हैं, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा जो हैमर होता है, हैमर से थोड़ा सा उसको ठोक कर उसको फिट किया जाता है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, तो अगर उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो इससे हमारा जोड़ जो होगा वो मजबूत बनेगा, प्लेट में कोई ढीलापन नहीं होगा, कंपन में जॉइंट होता है वो ढीला नहीं होगा, ठीक है। याद रखना कितना इंटरफेरेंस लगेंगे, ये क्वेश्चन हमारा आता है ये में एग्जाम में, कितना इंटरफेरेंस रखते हैं, तो 0.5% से 1% जो होता है, और रिवेट के डायमीटर से 0.5% से 1% तक ही बढ़ा रखते हैं, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे ना, इतना ही रखेंगे, ठीक। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो गोल हेड बनाने के लिए जो अतिरिक्त लंबाई हम लोग देखें ना, ये अतिरिक्त लंबाई ये कितना रखते हैं, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखेंगे हम लोग। x इंटू एक्स बराबर मतलब x बराबर
d इंटू 1.3 से 1.6 के बीच में लेते हैं, तो इसको जनरली 1.5 जो होता है वो आप एग्जाम में देखेंगे तो 1.5 जो होता है वो जनरली लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको पहले बोलना है क्या कि अतिरिक्त लंबाई क्या होता है, तो याद रखना है कि जब देखिए यही हुआ ना हमारा अतिरिक्त लंबाई, ठीक है, ये अतिरिक्त लंबाई मतलब बोलेंगे जब रिवेट लगाते हैं तो लगाते समय जो दूसरी तरफ गोल हेड, मतलब अगर स्नैप हेड है तो ये जो गोल हेड बनाएगा ना, तो दूसरी तरफ हम लोगों का गोल हेड बनाया जाता है। तो रिवेट की जो शैंक होती है, शैंक को प्लेट की मोटाई, ये जो प्लेट है, प्लेट की मोटाई से थोड़ा अधिक रखा जाता है ना, थोड़ा अधिक रखा जाता है, तब ना यहाँ पे गोल हेड बनेगा, थोड़ा अधिक रखा जाता है, इसी को हम लोग अतिरिक्त लंबाई या फिर अलावेंस हेड कहते हैं, ठीक है, अलावेंस लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा हमारा बनाने का, तो देखिए ये हमारा नियम हो जाएगा x इज इक्वल टू डी इंटू 1.5 हो जाएगा। हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर गोल हेड बनाने की अतिरिक्त लंबाई की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी, मतलब 1.3 से 1.6 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली जो बाय डिफॉल्ट माना जाता है 1.5 डी हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग बोल सकते हैं। डी क्या है, तो हमारा रिवेट का जो होता है वो व्यास होता है। देखिए रिवेट हेड बनाने के लिए उसके व्यास का 1.3 से 1.5 गुना जो है अतिरिक्त लंबाई चाहिए, मतलब डी कितना है, जैसे डी देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में आपका समझाया गया है, फॉर एग्जाम्पल में आपका समझाया गया है कि डी आपका है 6 mm, ठीक है, डी आपका 6 mm, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू, इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो है 1.5 को लिया जाता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 mm का हम लोग एक्स्ट्रा जो लंबाई होगा ये हम लोगों को लेना पड़ेगा, है ना। तो 6 उसका डायमीटर हो गया और इसका जो लंबाई हो जाएगा अतिरिक्त लंबाई 9 mm का लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आता है रिवेट की कुल लंबाई मापने के लिए। तो यहाँ पे L बराबर क्या होगा, तो देखिए L बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बराबर बात करेगा तो देखिए T क्या है, प्लेटों की कुल मोटाई, ठीक है, T क्या है, प्लेटों की कुल मोटाई, प्लेटों की कुल मोटाई प्लस 1.5 डी, है ना, डी मतलब ये दोनों के बीच में लेना है तो 1.5 डी, प्लेटों की कुल मोटाई प्लस 1.5 डी, ये क्या हो जाता है, ये हमारा कुल रिवेट की लंबाई हो जाता है। कुल रिवेट जो लगाया है, कुल रिवेट की लंबाई जो हो जाएगा ये हमारा प्लेटों की कुल मोटाई प्लस 1.5 डी हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आप लंबाई अगर अतिरिक्त निकाल मतलब लंबाई अगर निकालना चाहे तब कितना होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 1 मिनट, मान लिए यहाँ पे कि कुल मोटाई कितना है हमारा, कुल मोटाई सपोज कीजिए 20 mm है, ठीक है, तब यहाँ पे कुल मोटाई 20 mm है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, L जो निकालेंगे कुल लंबाई कितना हो जाएगा, प्लेटों की कुल मोटाई 20 mm प्लस यहाँ पे 1.5 इंटू डी, डी कितना यहाँ पे कितना आया था 9 आया था ना, तो 29 mm हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये याद रखिएगा, ये हमारा हुआ फॉर्मूला। अगर इसका अतिरिक्त लंबाई पूछा तो d इंटू 1.5 और कुल लंबाई बोलेगा तो t प्लस 1.5 इंटू डी, मतलब इस ये अतिरिक्त लंबाई प्लस किलो प्लेटों की कुल मोटाई, ये हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही हमारा निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है अच्छा ये क्या क्या है ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारा टी था ना, देखिए ये हमारा टी हुआ, ठीक है, ये हमारा डी हुआ जो डायमीटर है वो, ठीक है, ये अतिरिक्त लंबाई हुआ और ये टोटल लंबाई हुआ हमारा जो भी रिवेट है। तो इसका निकालने का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल लंबाई इज इक्वल टू मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेटों की मोटाई मतलब टी, ठीक है, प्लेटों की मोटाई प्लस हेड बनाने की अतिरिक्त लंबाई कितना था 1.5 डी लिए थे ना, 1.5 डी, आप 1.3 और 1.6 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो जनरली यहाँ 1.5 डी लिखा गया। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि आपके मतलब क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू सपोज कीजिए आपका दिया हुआ है 10 mm, ठीक है, टी इज इक्वल टू 10 mm और डी जो है वो हमारा 6 mm है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू टी प्लस डी इंटू 1.5 हम लोग जानते हैं, 1.5 जानते हैं, तो यहाँ पे टी कितना है 10 प्लस 6 इंटू 1.5 ऐसे करेंगे तो 19 mm हमारा आंसर आएगा, ठीक है, कुल लेंथ आया ना, कुल लंबाई आया, ऐसे ही हम लोग बनाया जाता है, ठीक है।
फिर हमारा आता है प्रैक्टिकल, हम लोग कैसे प्रैक्टिकल में कैसे किया जाता है देखिएगा। प्लेटों में होल ड्रिल किया जाता है, ठीक है। प्लेट में पहले हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, रिवेट को डालेंगे, जो भी अतिरिक्त लंबाई बाहर रखी जाएगी, तो जो भी एक्स्ट्रा एक्स जो निकला था ना, अतिरिक्त लंबाई जो निकला था, उसको हथौड़े से पीट कर गोल सिर जो होता है वो बनाया जाएगा अतिरिक्त लंबाई में। ये सब हमारा ऐसे प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट हेड रिवेट क्या होता है। तो देखिएगा फ्लैट हेड रिवेट के बारे में। फ्लैट रेट रिवेट क्या होता है, तो ये तो हम लोग जानते ही थे ना कि इसमें जिसका हेड जो होता है वो हम लोग का फ्लैट होता था, समतल होता था, उसी को हम लोग यहाँ पे फ्लैट रेट रिवेट कहते हैं। जहाँ पे सतह ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो, जहाँ पे साधारण मजबूती की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग फ्लैट रेट जो होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये वाले में इसका क्रॉस सेक्शन, ये फ्लैट, ये स्नैप नहीं है, ये फ्लैट टाइप से ही बनाया गया है, ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें क्रॉस सेक्शन व्यू फ्लैट हेड का बनाया गया है। दोनों फ्लैट सतह सीधी रहती है, ठीक है। दोनों, इसमें भी और इसमें भी, दोनों जो होगा वो हमारा सीधा करके रहेगा। देखिएगा इसमें क्यों हम लोग फ्लैट हेड का उपयोग करते हैं, तो सतह जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, ऊपर कोई उभार नहीं चाहिए, स्लाइडिंग या घूमने वाला पार्ट हो वहाँ पे यूज़ करेंगे, तब फ्लैट हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लैट हेड के लिए अतिरिक्त लंबाई कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें सिर गोल सिर नहीं बनाना पड़ता है, केवल हल्का फैलाव किया जाता है ना, हल्का ही फैलाव किया जाता है। आप फ्लैट हेड देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा इसमें। तो यही सेम है हमारा, ये हमारा डायामीटर हो गया, ये हमारा थिकनेस हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा लेंथ हो जाता है, और ये टोटल लेंथ हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे, L इज इक्वल टू टी प्लस डी इंटू 0.8 से 1.2। यहाँ पे 1.8 से 1.2 के बीच में जनरली यहाँ पे 1 लेते हैं, है ना, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस डी इंटू 1 लेंगे हम लोग। तो टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एग्जाम्पल में देखेंगे 12 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 18 mm इसमें आ जाता है, ठीक है। ये हमारा लेंथ हो जाता है, टोटल लेंथ। ये देखिए, ये पूरा लेंथ जो टोटल लेंथ होता है, ये हम लोग निकाल लेंगे, है ना, इससे निकाल सकते हैं। अब देखिएगा हमारा राउंड हेड और फ्लैट हेड के बीच में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा ध्यान में देंगे। सिर का हेड क्या होता है, हमारा सिर का आकार राउंड हेड है तो गोल हो जाएगा, फ्लैट हेड है तो समतल हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त लंबाई इसमें ज़्यादा होती है, राउंड हेड में देखिए थे ज़्यादा निकला था, इसमें हमारा कम निकला था। कितना हुआ था, डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू टी प्लस डी इंटू 1.5 लिए थे ना, और इसमें 1 लिए थे हम लोग, तो 1.5 लिए थे ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हो रहा था ना, तो यहाँ पे 1.5 ऐड हो रहा है, इसमें मात्र 1 ऐड हो रहा है, तो इसीलिए ये जो होता है ना अतिरिक्त लंबाई ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर उपयोग का बात करेगा, तो भारी कार्यों के लिए, और जहाँ पे फ्लश सतह का वाले कार्य, मतलब कि एकदम फ्लैट सतह होता है, वहाँ पे हम लोग फ्लैट हेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोल्डरिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब सारा हम लोग वेल्डिंग जॉइनिंग मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा सोल्डरिंग आता है ना। तो ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग वह प्रक्रिया होता है जिसमें कम तापमान पर सोल्डर धातु की सहायता से दो या दो से अधिक धातु प्लेट को जोड़ा जाता है, जबकि आधार धातु नहीं पिघलता है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि सोल्डरिंग जो होता है, ये धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कम गलनांक, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट ना, कम गलनांक वाला जो एक फीलर मेटल होता है, इसको पिघलाकर दो धातु होता है, दो धातु के बीच में भरा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिएगा, इसमें जो होता है, जो मुख्य धातु है ना, मतलब ये जो बेस मेटल है, ये नहीं पिघलेगी, ये पिघलेगा नहीं, ये पिघलता है क्या, नहीं पिघलेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो हम लोग डालते हैं वो पिघला कर डालते हैं ना, जो फीलर मेटल डालते हैं उसी में डालते हैं, ठीक है। याद रखना है, इसका तापमान जो होता है ये कितना होता है, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तक का होता है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो सोल्डर क्या होता है, जो सोल्डरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमारा टीन और सीसा का दोनों का मिश्रण जो होता है वो सोल्डर होता है, ठीक है। तापमान बोलेगा तो 420 से कम तक के में यूज़ करेंगे। इसका प्रिंसिपल पूछेगा तो देखिए, शोल्डर को, ये एग्जाम याद रखिएगा, 420, ये क्वेश्चन आता है कि सोल्डरिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 420 डिग्री से कम जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है, याद रखना, अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है। वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सब अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल का बात करेगा तो शोल्डर को गर्म क्या करेंगे हम लोग, शोल्डर मतलब ये टीन और शीशा को गर्म करेंगे। शोल्डर जो है वो पिघल कर धातु को गीला कर देता है, जो भी यहाँ पे धातु को गीला कर देता है, और कैपिलरी एक्शन से ये जोड़ में फैलता है। यहाँ पे अगर मतलब इसको टपकाए हैं तो ये ऐसे करके यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ज्वाइन कर देता है, ठीक है, और ठंडा होकर मजबूत जोड़ बनाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा सॉफ्ट मेटल को ये ज्वाइन कर रहा है।
ये भी हमारा सोल्डरिंग के प्रकार में एक सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, एक हार्ड सोल्डरिंग होता है। हार्ड सोल्डरिंग को भी हम लोग ब्रेजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में तापमान पूछेगा तो 420 से कम हो जाएगा। फीलर मटेरियल में हम लोग क्या डालेंगे, टीन और सीसा का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा, टीन और सीसा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वायर जॉइंट, मतलब जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों का यूज़ करता है उस वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग करेंगे। पीसीबी बोर्ड होता है उसमें। और हार्ड रोड सोल्डरिंग का बात करेगा तो 420 से 850, ठीक है, याद रखना है। 850 ना, 420 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग जो है वो हार्ड सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें फीलर में तांबा और पीतल धातु का मिश्रण होता है, ठीक है। पाइप फिटिंग में, रेफ्रिजरेशन में, कॉपर पाइप में, ये सब में हम लोग हार्ड सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए ये सॉफ्ट सोल्डरिंग, ये सॉफ्ट सोल्डरिंग हुआ, ये हमारा हार्ड सोल्डरिंग हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा ब्रेजिंग क्या होता है। ब्रेजिंग और कुछ नहीं होता है, ये हम लोग ना हार्ड सोल्डरिंग को ही कहते हैं ना। हार्ड सोल्डरिंग यहाँ पे बोल रहे थे ना, हार्ड सोल्डरिंग को ही ब्रेजिंग कहते हैं। मतलब इसका तापमान 420 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है, उसी को हम लोग हार्ड सोल्डरिंग को ही ब्रेजिंग कहते हैं। अगर ब्रेजिंग पूछ दिया जाए तो आप बोलेंगे हार्ड सोल्डरिंग ही होता है, लेकिन याद रखना 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है ना। ब्रेजिंग वह धातु जोड़ने की प्रक्रिया है जिसपे आधार धातु मतलब बेस मेटल को नहीं पिघलाया जाता। जैसा सोल्डरिंग में क्या था, सोल्डरिंग में भी बेस मेटल को नहीं किया जाता था, इसमें भी नहीं किया जाता है, बल्कि जो है वो फीलर धातु मतलब ब्रेजिंग फीलर मेटल को पिघलाकर दो धातुओं को जोड़ा जाता है। इसका तापमान बोलेगा तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, ठीक है। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बीच में अगर अंतर पूछेगा तो सोल्डरिंग में बोलेगा तो 450 डिग्री, 420 डिग्री से कम सोल्डरिंग कहलाता है, 450 डिग्री से अधिक ब्रेजिंग कहलाता है। ये कम मजबूती देता है, ब्रेजिंग अधिक मजबूती देता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में पाइप मशीन फिटिंग जो होता है वो सब ब्रेजिंग होता है। ब्रेजिंग को ये हार्ड सोल्डरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट सोल्डरिंग में आता है, ये हार्ड सोल्डरिंग में आता है, ठीक है। ब्रेजिंग लेकिन इसको कहेंगे, ठीक है। देखिए ये ना फीलर मटेरियल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्रेजिंग रॉड को, ठीक है। बेस मेटल है, ये मेटल जो होता है वो नहीं पिघलता, बस ये जो डाल रहे हैं फीलर मटेरियल ये पिघल कर ये हमारा जॉइंट करवाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या फ्लक्स यूज़ करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्यों ज़रूरी होता है इसमें, तो धातु की सतह को साफ करने के लिए, ऑक्साइड हटाने के लिए, पिघली हुई धातु अच्छी तरह से फैल जाए, इसीलिए बाहर से हम लोग फ्लक्स लगाते। देखिए ये जो है ना बेस मेटल में इसमें नहीं लिखा है ना, इसमें फ्लक्स इसमें बाहर से हम लोग डालते हैं। नहीं आप लोग ये में गए होंगे शोल्डरिंग वाला मशीन में, तो नहीं एक इतना बड़ा गोल सा रहता है, देखे होंगे आप। इसमें फ्लक्स इसको चिपकाते हैं, फिर वो मेटल जो टीन और ये तांबा का यूज़ करते हैं उससे फिर हम यहाँ पर पिघला कर डालते हैं, ऐसा करते हैं ना। टीन और सीसा रहता था ना, दोनों को पिघलाते हैं, दोनों का जो वायर बना रहता है इसको ये फ्लक्स में हम लोग लेते हैं। फ्लक्स में ये थोड़ा सा देखिएगा पार्ट चिपक जाता है, फिर हम लोग डालते हैं, ठीक है। वही हमारा फ्लक्स होता है। तो ऑक्साइड को हटाने के लिए ऊपर का जो परत होता है वो हटाने के लिए, पिघली हुई धातु को अच्छी तरह फैलाने के लिए हम लोग फ्लक्स जरूरी होता है, ठीक है। फिर इसका मिश्रण जो होता है, ब्रेजिंग फ्लक्स का मिश्रण जो होता है वो क्या क्या होता है, तो 25% हम लोग बोरिक एसिड डालते हैं और 75% जो होता है वो बोरेक्स पाउडर जो होता है वो डालते हैं वो, ठीक है। इसका प्रक्रिया बोलेगा तो धातु की सतह को अच्छी तरह पहले साफ करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे, दोनों धातु को सही गैप मतलब 0.08 mm पर फिट करेंगे, ठीक है। गर्म करेंगे, फीलर मेटल डालेंगे, ठंडा होंगे, मजबूत जोड़ जो होता है वो बन जाएगा, ठीक है। लाभ पूछेगा तो कम ताप पर मजबूत डोर जोड़ देता है, धातु का डिस्टॉर्शन मतलब जो खराबी होता है वो कम करता है। मशीनिंग इसमें कम, हम लोगों को एक्स्ट्रा मशीन का जरूरत नहीं पड़ता है, जॉइंट सुंदर और साफ रहता है, ठीक है। इसका हानि पूछेगा डिसएडवांटेज, तो जोड़ हमेशा फ्लक्स से भरा होना चाहिए, है ना। अगर फ्लक्स रहेगा तभी वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रेजिंग होगा, ठीक है। उच्च तापमान से फीलर जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग में हम लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं ना, कितना यूज़ करते थे, 450 से ऊपर तक का यूज़ करते थे ना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो कैपिलरी एक्शन से नहीं फीलर पूरा फैल रहा था, तो यहाँ पे फीलर जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है, बहुत भारी लोड के लिए बहुत उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीमिंग और ग्रूविंग मशीन के बारे में। देखिए ये हमारा है ग्रूविंग मशीन। तो देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है कि सीमिंग मशीन और ग्रूविंग मशीन दिखाई गई है। इसमें ना यही फिगर से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका उपयोग शीट मेटल जॉइंट की शीम मतलब किनारे मोड़कर जोड़ बनाने के लिए किया जाता है ना। शीट मेटल जो होता है ना उसको साइड साइड में जोड़ने के लिए जो होता है वो हम लोग ग्रूविंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सीमिंग क्या होता है, सीमिंग वह प्रक्रिया होता है जिसमें दो शीट मेटल के किनारों को मोड़कर, है ना, दो शीट मेटल है उसका किनारे को मोड़कर और दबाकर अस्थाई जोड़ जो है वो बनाया जाता है,
जाता है, ठीक है। या बिना वेल्डिंग का मजबूत जॉइंट होता है, मतलब वेल्डिंग वगैरह नहीं जो करते हैं, बस अगर मोड़ दिए और दबा दिए तो वो अस्थाई जॉइंट हो जाता है, वो बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, ठीक है। तो फिगर में सबसे पहला पार्ट आपका क्या हुआ, ये बॉडी आप देखेंगे। बॉडी क्या कर रहा है, तो ये जितना भी पूरा मशीन है, पूरे मशीन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारा, ठीक है। ये पूरा सपोर्ट किया, उसका क्रैंक हैंडल आया। क्रैंक हैंडल क्या कर रहा है, ये हैंडल है तो मशीन को घुमाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए, ये हैंडल है तो मशीन को चलाने के लिए हम लोग क्रैंक हैंडल का यूज़ करेंगे। फिर हमारा क्रैंक आता है, ठीक। क्रैंक क्या यूज़ करेंगे, क्रैंक हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा ना, ये जो रोलर होता है ना, रोलर, इसमें रोलर जो होगा उसको चलाने का ये काम करेगा, ठीक है। या ये यहाँ इधर से इधर, इधर से इधर करने के लिए, मतलब रोलर को चलाने के लिए ये क्रैंक का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे कैरेज का यूज़ क्या करेंगे, तो ये जो है, ये रोलर है, रोलर को आगे पीछे चलाता है, आगे पीछे रोलर को ये कैरेज जो है वो चलाएगा, ठीक है। फिर आता है आर्म। आर्म कहाँ है, ये वाला, ये पोर्शन हमारा आर्म कहलाता है। तो आर्म क्या कर रहा है, ये जो रोलर है, रोलर को रख रहा है ना, पकड़ कर रख रहा है ये, ठीक है। रोलर को रखता है ना, ये पकड़ के रखने का काम किसको कहलाता है, आर्म को। आर्म जो है रोलर को पकड़ के रखता है। आगे हम लिखवाएं, देखिए यहाँ पे ना जो बोल रहा है ना, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आर्म हो गया, रोलर को पकड़ के रखता है। फिर आता है ग्रूविंग रोल, ये देखिए, ये हमारा ग्रूविंग रोल। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो होता है ना, ग्रूव मतलब क्या होता है, ग्रूव बनाना। तो शीट में जो होता है ना, ग्रूव बनाने का, जैसे वी शेप, यू शेप, ग्रूव जो होता है ना, यही हमारा ग्रूविंग रोल का काम होता है, ठीक है, ग्रूव करना, ठीक। उसके बाद आता है ये हॉर्न है। हॉर्न जो है, ये पूरे शीट जो बनाएंगे ना, उसको पूरा सहारा ये हॉर्न ही देता है। आगे हम लोग हॉर्न के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लैच जो है, ये हमारा लॉक करने के लिए, सब चीज़ को यहाँ शीट वगैरह सब डाल दी, यहाँ लॉक करने के लिए लैच का यहाँ पे काम आता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बॉडी हो गया, पूरे मशीन को सपोर्ट करता है। क्रैंक हैंडल मशीन को चलाने का काम करता है। क्रैंक क्या करता है, रोलर को घुमाने के लिए। कैरेज है, रोलर को आगे पीछे करने के लिए। आर्म क्या कर रहा है, रोलर को पकड़ कर रखता है। ग्रूविंग रोल बोलेगा तो शीट में ग्रूव बनाता है। हॉर्न बोलेगा तो शीट को सहारा देता है। और लैच जो होता है लॉक करने के लिए कर रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा, देखिए ये हमारा होता है ग्रूविंग मशीन, ठीक है। फिर आता है हमारा ये, देखिए शीमिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा, तो शीट को हॉर्न पर रखा जाता है ना, यहाँ पे हॉर्न देखे थे ना हम लोग, शीट को यहाँ पे हॉर्न है ना, यहाँ पे, ठीक। शीट को हॉर्न पे रखा जाता है। क्रैंक हैंडल को घुमाएंगे, रोलर घूमेगा, शीट के किनारे धीरे धीरे मोड़कर जो होता है शीम बनाई जाती है। शीम मतलब शीट को मोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो परमानेंट जो होता है वो जॉइंट बन जाता है। इसका उपयोग हम लोग टीना का क्या केन बनाने के लिए, देखे ना, ये टीना वाला जो आता है, वहाँ पे वेल्डिंग शोल्डरिंग नहीं किया जाता, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग ना शीमिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। ड्रम बनाने के लिए, बाल्टी बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए, कभी कभी बाल्टी में रिवेट जॉइंट भी करते हैं ना हम लोग, लेकिन किसी में देखिएगा कि आपका मतलब मोड़ा मोड़ा हुआ रहता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग सीमिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिगर 11 में हमारा, देखिए ये दोनों का के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना हॉर्न है, मतलब शीमिंग जो होता है ना, उसके हॉर्न देखे थे ना, ये 2 प्रकार का देखे थे। अभी मैंने बताया था ना कि ये जो हॉर्न है, ये जो हमारा हॉर्न है, ये जो हमारा हॉर्न है, ये जो है वो 2 टाइप से ये जो है, ठीक है, 2 टाइप से होता है। देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो है ना, ये वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 टाइप से होता है, देखेंगे कौन कौन, ठीक है। पहला क्या होता है, आउटसाइड सीम के लिए हॉर्न, एक तो इनसाइड सीम के लिए हॉर्न। देखिए यहाँ पे ये आउटसाइड सीम फ्लैट सरफेस ऑन टॉप, और ये इनसाइड ग्रूव के लिए होता है, ठीक है। तो देखिएगा पहले आप जानिए कि हॉर्न क्या होता है, इसके बारे में। तो हॉर्न क्या है, तो हॉर्न एक कठोर स्टील का बना सपोर्ट पार्ट होता है, जिस पर शीट मेटल के जॉइंट को सहारा देकर मोड़ा, दबाया और स्टीप दिया जाता है ना। आप जैसे टीना का जो जिसमें तेल भरते हो, वो टीना वाला अगर आप यूज़ किए हो, ठीक है, तो उसको, ये जो टीना है ये शीट मेटल का है, जो एक प्लेट हुआ। अब ये प्लेट जोड़ेंगे, ये प्लेट दोनों को रखे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कहीं तो रखेंगे ना, तो ये सहारा देने का काम जो होता है हॉर्न का कहता है ना। शीट मेटल के जॉइंट को सहारा देकर मोड़ा जाता है, दबाया जाता है और स्टीप दिया जाता है, ठीक है। इसका अगर फंक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, शीट को सही आकार में मोड़ने के लिए आधार देता है। सीम बनाते समय शीट को सपोर्ट करने का काम हॉर्न का होता है। जॉइंट को सीधा, मजबूत और बराबर मोटाई तक बनाता है। आउटर सीम और अंदर की सीम और बाहर की सीम दोनों के लिए अलग अलग हॉर्न के आकार होते हैं। ये आउटर का आकार होता है, ये इनर का आकार होता है, ये ध्यान रखना। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इससे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है।
तो आउटर सीम में क्या होता है, फ्लैट की सतह जो होती है, ऊपर की फ्लैट सतह समतल होती है और बाहरी सीम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें इनसाइड में ऊपर जो होता है वो खांचा बना होता है। देखिए यहाँ पे ना इनसाइड में खांचा बना हुआ है, देखिए इसमें खांचा बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे फ्लैट है ना। बस इसी से हम लोग का इनसाइड और आउटसाइड का पता लगाएंगे। हॉर्न की अंदर की सीम बनाई जाती है, इनसाइड हो जाएगा। हॉर्न की अगर चौड़ाई बात करेगा तो कितना 3 mm का, 4 mm, 5 mm सीट की मोटाई और सीम के अनुसार इसको चुना जाता है कि कैसा आप चुनोगे। इसका महत्व क्या होता है, तो बिना हॉर्न के सीम का सही शेप नहीं बन पाएगा, सीम सही शेप में बना नहीं सकेगी, सीम कमज़ोर और टेढ़ी हो सकती, इसलिए हम लोग का इनसाइड हॉर्न और आउटसाइड हॉर्न का ज़रूरत होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है सीम हैंड प्रेशर रोलर है ना, प्रेशर रोलर ये होता है, ये सब हमारा प्रेशर रोलर है। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रेशर रोलर, मतलब ये हमारा हॉर्न ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट हमारा प्रेशर रोलर के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रेशर रोलर क्या होता है, तो प्रेशर रोलर एक घूमने वाला गोल रोलर होता है जो शीट मेटल को हॉर्न पर दबाकर सीम को सही शेप में बंद करता है ना। हॉर्न पर सीम रखे, हॉर्न पर शीट मेटल रखे, उस पर ऐसे 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 आप उसको अगर डालोगे, मतलब ये हॉर्न प्रेशर रोलर को अगर ऐसे ऐसे चलाएंगे तो वो सही शेप में देगा। ठीक है, अगर इसका फंक्शन का बात करेगा तो सीम को दबाकर मजबूती से बंद करने का काम कर रहा है, सीम को समान मोटाई और समान फिनिशिंग देता है ना। अगर रोलर है ना तो रोलर चलाओगे तो क्या क्या देगा, वो समान लंबाई में समान फिनिशिंग देगा ना। शीट को हॉर्न के साथ कस कर पकड़ेगा। प्रेशर रोलर का प्रकार पूछेगा तो देखिए एक फ्लैट रोलर, एक ग्रूव रोलर पढ़ते हैं। फ्लैट रोलर साधारण सीम के लिए और ग्रूव जो होता है अंदर की सीम के लिए हम लोग ग्रूव्ड रोलर का यूज़ करते हैं। प्रेशर रोलर का अगर चौड़ाई पूछेगा 3 mm, 4 mm, 5 mm। ठीक है, यह हॉर्न के साइज से मैच करता है प्रेशर रोलर। ठीक है, प्रेशर रोलर का महत्व पूछेगा तो सही दबाव ना मिले तो सीम जो है वो ढीली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और लीकेज हो सकती है। ठीक है, रोलर सीम को मजबूती और अच्छा फिनिशिंग जो होता है वो रोलर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हॉर्न और प्रेशर रोलर साथ में कैसे काम करते हैं। तो शीट को हॉर्न पर रखा जाता है ना, जो भी हॉर्न हम लोग देखे थे इनसाइड और आउटसाइड वाले में, शीट को हम लोग उसके ऊपर रखे। क्रैंक हैंडल घुमाने से प्रेशर रोलर घूमता है। ठीक है, और प्रेशर रोलर को इसके ऊपर जो है वो हम लोग घुमा दिए तो क्या हो गया, एकदम सही हम लोगों को अच्छे से मिला है ना, स्मूथ मिला है ना, ढीला नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, अच्छा फिनिशिंग देता है। ठीक है, रोलर सीट को हॉर्न पर दबाता है, धीरे धीरे सीम बनती है और पूरी तरह ये बंद हो जाती है। तो बंद हो जाती है तो इसमें हम लोग अगर तेल वगैरह डालेंगे तो वो लीकेज नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा शेमिंग मशीन दिए देख लिए हम लोग। देखिए ये हमारा शेमिंग मशीन हुआ ना, ऐसा हमारा ग्रूविंग मशीन, शेमिंग में ग्रूविंग मशीन यही हुआ। तो ये हमारा ऐसा ही हुआ, देखिए ओरिजिनल में हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग रखते हैं शीट मेटल और हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या कंप्लीट किया, डिफरेंट प्रोसेस टू मेटल जॉइनिंग मेथड। ये आपके लिए जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपका रेलवे हो गया, आपका जितना भी MPTO का एग्ज़ाम हुआ, बिहार का एग्ज़ाम है, BTSC का एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नए आए हैं तब तो सब्सक्राइब कीजिए ही। और थैंक यू सो मच।